यस बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो अपन जो अपनी करंट अफेयर की जो क्लास की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसी के साथ हमने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर ली। उसके आफ्टर अपन न्यू टॉपिक है अपना नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में आप सबको पता है, क्योंकि राइट नाउ नोबेल प्राइज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला ये ध्यान रखो कि नोबेल प्राइज दिए कब जाते हैं, इनकी शुरुआत, इनकी हिस्ट्री, सबके बारे में पढ़ेंगे। दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो आने वाले जो एग्जाम्स है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इनमें करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका नोबेल प्राइज। क्योंकि अपने पास थोड़ा ठीक ठाक टाइम है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में बेसिकली देखते हैं कि किसने इसकी शुरुआत की, क्या हिस्ट्री है, किस किस को दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, इन सब के बारे में हम बेसिकली देखेंगे। उसके आफ्टर हम डिसाइड करते हैं कि 2024 के अंदर यानी लेटेस्ट में किसको नोबेल प्राइज मिला है। किसको नोबेल प्राइज मिला है 2024 में, हम उन पर्सन्स पे डिस्कस करेंगे किस क्षेत्र में उनको दिया गया है और कौन ऐसे महान हस्तियां हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन थे जिनके नाम से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं इसी के साथ। इसी के साथ हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की, कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, किस किस को दिया जाता है, कैसे पर्सन्स को किस क्षेत्र में क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ये आपको दिख रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल स्टोरी है अल्फ्रेड नोबेल को लेकर के। अल्फ्रेड नोबेल की स्टोरी ये है कि अल्फ्रेड नोबेल एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे कहाँ के? स्वीडन के थे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। और उनकी स्वीडन के रहने वाले थे। ये क्या थे? अपने आप में एक व्यापारी थे। इनके फादर थे वो इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाता, उनके बारे में हम बात करें सबसे पहले। तो सबसे पहले जो इनकी स्टोरी है वो ये है, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपन क्लास को। ये लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड, क्लास को सेट कर लिया। तो इसी के साथ हम बात कर रहे थे, कौन थे? स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था इम्यूनल नोबेल, क्योंकि जिनका नाम से पुरस्कार दिया जाता है उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन के अंदर इनका जन्म हुआ और अल्फ्रेड नोबेल और उनके पिता थे इम्यूनल जन्म, जो क्या थे? एक इंजीनियर थे पैसे से। जब इनके फादर इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, तो ऑब्वियसली बच्चा भी कहीं ना कहीं उस फील्ड में ही रहता है। बात करें 1842 के अंदर इनके फादर की जो कंपनी थी, उसमें क्या कुछ आर्थिक संकट आया, और आर्थिक संकट आने की वजह से क्या हुआ, इनका परिवार कहाँ चला गया था? रशिया चला गया था। यंग एज में ही अल्फ्रेड को अच्छे शिक्षकों से उनको क्या मिली? अच्छी शिक्षा दी गई, उनको ट्यूशंस के रूप में उनको अच्छी पढ़ाई कराई गई। उसके आफ्टर उनकी जो रुचि थी वो थी विस्फोटकों में। विस्फोटक क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने वाला जो पदार्थ है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, उनमें उनकी रुचि थी। इसी सिचुएशन के दौरान 1854 के अंदर क्रीमिया का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है हिस्ट्री के अंदर, उधर बंद करके उसको। 1854 के अंदर क्रीमिया का युद्ध हिस्ट्री के अंदर बहुत फेमस है। इस युद्ध में इनके पिता क्या करते थे? इक्विपमेंट बनाते थे। इक्विपमेंट बनाते थे, वो ऐसे इक्विपमेंट बनाते थे जो आर्मी के उसके युद्ध में यूज करने जाते थे, कि न्यूक्लियर इक्विपमेंट जो बनाते थे वो युद्ध में यूज होते थे। तब 2 ईयर तक, ये 1854 से लेकर के 56 तक ये इनका क्रीमिया का युद्ध चला। तब तक इनके फादर हैं जो वो आपके इक्विपमेंट भेजते रहते थे। इस कंडीशन में इनका बिजनेस था वो अच्छा ग्रो कर गया। इनके फादर का बिजनेस अच्छा ग्रो कर गया। इन्होंने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन कर ली, अच्छा ग्रो कर रहा था। 2 ईयर के आफ्टर 56 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इनके इक्विपमेंट जाने बंद हो जाते हैं। जैसे बंद हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे करके मैनेज किया और 1816 के अंदर इनकी कंपनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। कंपनी बंद हो गई, लॉस में आ गए। अब अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, 1863 के अंदर इन्होंने क्या किया? स्वीडन के अंदर ही नाइट्रोग्लिसरीन पर काम किया। और नाइट्रोग्लिसरीन भी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन पर इन्होंने शोध कर रहे थे। उसी शोध के दौरान ही क्या हुआ, इनके भाई एमिल थे और कुछ कर्मचारी वर्कर्स जो थे कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, और नाइट्रोग्लिसरीन से क्या हो गया, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ था और फूट गया। जैसे फूटा, इनके भाई की एमिल की डेथ हो गई। और उसी दौरान ही, उसी कंडीशन में ही क्या हुआ, बेटा गेट लॉक कर देना। हाँ, उसी कंडीशन में ही क्या हुआ, जैसे ये कंडीशन बनती है उसी दौरान इनके भाई की डेथ हो जाती है। और उसी कंडीशन में क्या हुआ,
जो कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। इस बात से इनको बहुत आघात लगा कि ये तो क्या हो गया, अपने साथ गलत हो गया। तो इन्होंने क्या किया, 1864 के अंदर आफ्टर 1 ईयर इन्होंने डिसाइड किया और एक जो बनाया वो था डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट क्या चीज है? डायनामाइट वो चीज है जिसने खनन और निर्माण क्षेत्र में क्या ला दी, क्रांति ला दी और विश्व प्रसिद्ध इनको क्या बना दिया, उद्योगपति बना दिया। डायनामाइट एक डायनामाइट का जो आविष्कार किया, डायनामाइट का यूज क्या होता था, जो बड़े बड़े जैसे मतलब पहाड़ है, तो पहाड़ों में, पहाड़ों को तोड़ने के लिए वहां पर रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, जैसे हिमालय है या जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पे तोड़ने के लिए वहां पे अपने को कंस्ट्रक्शन का अपन काम करेंगे, तो पहाड़ को तोड़ने के लिए जो विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायनामाइट। तो ये डायनामाइट को इन्होंने आविष्कार किया और इस डायनामाइट के लिए इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया, डायनामाइट बनाया। और उन्हीं ने क्या किया, अब ये खनन क्षेत्र में और इन सब सारी चीजों में, रेलवे, इन सब सारी चीजों में इन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया और विश्व प्रसिद्ध एक क्या बन गए, उद्योगपति बन गए। इन्होंने 350 से ज्यादा पैटेंट बनाए, यानी कि और 60 से ज्यादा कंपनियां बना दी, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनीज बना दी, क्योंकि मल्टीपल रूप से इन्होंने अपने बिजनेस पर काम करना स्टार्ट किया। अब ये इनके जीवन की एक सबसे बड़ा इंसिडेंट था। कौन सा? जो 60 के अंदर जो ये इंसिडेंट था, ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्योंकि भाई की डेथ हो गई, इतने सारे कर्मचारियों की मौत हो गई, तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाला था और सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या निकाला था इन्होंने, डायनामाइट। अब ये क्या करते हैं, 1864 के अंदर खूब सारा अपना काम कर रहे थे। उसके आफ्टर एक दिन मॉर्निंग, सुबह में जब ये पेपर पढ़ रहे थे, 1888 की बात है, इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखा। इनके भाई की डेथ होती है और एक फ्रांसीसी अखबार था, उसने क्या दे दिया, गलती से इनके बारे में लेख लिख दिया। डेथ हुई इनके भाई की और लिख किसके बारे में दिया, इनके बारे में। क्या लिखा? द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मौत का व्यापारी की डेथ हो गई। द मर्चेंट ऑफ डेथ मतलब जो मौत का व्यापारी है उसकी डेड, वो मर गया। यानी कि इन्होंने अपने ऊपर ऐसा लेख देख करके ये दिल से क्या हो गए, इनको बुरा लगा कि मैंने अपने जीवन में इतने काम किए, मेरे इस काम की वजह से मेरा मतलब लोग मुझे मरने के बाद क्या इस तरीके से याद करेंगे, जैसे अपने को नहीं पता होता कि लोग अपने को मरने के बाद क्या सोचेंगे अपने लिए। लेकिन मान लो गलती से लोगों ने अखबार, डेथ हुई इनकी भाई की और गलती से उनको लगा कि उनकी डेथ हो गई, तो जो टाइटल दिया वो टाइटल क्या दे दिया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मौत के व्यापारी की मौत हो गई। यानी कि इनको जो टाइटल दिया गया वो दे दिया मौत का व्यापारी। तो इनको ऐसे आभास हुआ कि ये तो इनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना उन्होंने अपने इस लेख ने उनके जीवन की क्या कर दी, दशा चेंज कर दी और उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। नोबेल पुरस्कार की जो खास बात है वो ये है कि वह उस क्षेत्र के या उन लोगों को दिया जाता है जो अपने लेवल में एक उत्कृष्टता हासिल करते हैं। तो जिस क्षेत्र में, यस, यूं कहा गया था क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन ये एक विस्फोटक पदार्थ था। ये इस पर क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे और शोध करते टाइम ही इनकी और इनकी जो फैमिली वर्कर्स जो काम कर रहे थे इस फैक्ट्री के अंदर, इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी 1863 के अंदर। जब ये फैक्ट्री लगाई और यहाँ पे शोध कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले इनके फादर का काम क्या था, विस्फोटक का ही काम था। इंजीनियर थे, पैसे से वैज्ञानिक थे, चीजों को आविष्कार करते रहते थे। अब स्टार्टिंग करेंगे किसी भी चीज की तो गलत सही दोनों चीजें होती हैं। ये नाइट्रोग्लिसरीन पे काम कर रहे थे और उसी दौरान अब विस्फोट हो गया। विस्फोट हुआ फैक्ट्री के अंदर तो भाई की डेथ हो गई और बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो गई। तो वो वजह कौन था, शोध कौन कर रहा था, अल्फ्रेड नोबेल कर रहा था। तो ये टाइटल इनको यही मिल गया था, क्या, मौत का व्यापारी। क्योंकि विस्फोटक एक ऐसी चीज है जिसको अगर सही तरीके से यूज नहीं किया तो वो ऐसे नहीं देखता कि ये इसने आविष्कार बनाया तो ये इसकी डेथ नहीं होगी या इसकी नहीं होगी। कोई भी उससे क्या हो सकता है, मर सकता है। एक डायरेक्शन में देखा जाए तो ये अच्छा है और एक डायरेक्शन में देखा जाए तो ये बहुत बेकार आविष्कार है। पर एक डायरेक्शन में देखा जाए तो कितना अच्छा है, जब पहाड़ों में और उन जगह पे आपको बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, आपको ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए आपको चाहिए, आप किससे तोड़ोगे, टेक्नोलॉजी तो यूज करोगे ना। तो उस टेक्नोलॉजी में जब आप यूज करते हो तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और ये इनके जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार के रूप में इनका ज्ञात हुआ। उसके आफ्टर क्या करते हैं, इन्हें मौत का व्यापारी कहा गया। मौत का व्यापारी का उसके आफ्टर इनको क्या कर दिया, मानवता की सेवा के लिए क्या किया, इनको प्रेरित किया गया। इनको खुद से ये रियलाइज हुआ कि मानवता की सेवा के लिए क्या, उन्होंने कुछ ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा काम करे जिससे इनकी लाइफ में जो इनके बचे हुए दिन और आगे आने वाले टाइम में लोग इनको याद करें। होता है ना, जब हम गलती कर देते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं तो एक समय के बाद बुढ़ापे में जाकर के इंसान को क्या लगने लग जाता है कि मैंने जो कुछ किया वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम बचे हुए दिन है उनमें तो मेरे अच्छे काम कर लो।
इन्होंने भी, उनको भी यही फील हुआ कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज की स्थापना करूं जिसे मुझे हमेशा लोग याद करें। तो इन्होंने उसके आफ्टर क्या किया, 1895 में, जिनके पास 350 से जो एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में जाने गए, 1895 में इन्होंने क्या, अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा किया, मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि बताया जाता है कि 94% जो इनकी टोटल जो वेल्थ थी उसका 94% इन्होंने क्या कर दिया, मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। और समर्पित किया वो किसमें किया, उसके लिए इन्होंने स्थापना किसकी की, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कैसे हुई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज, जिससे बड़ा अगर धरती पर देखा जाए तो कोई प्राइज नहीं है, मानवता के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जो हर एक क्षेत्र के अंदर जो उस चीज में उत्कृष्टता हासिल कर लेता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। चाहे ह्यूमैनिटी में हो, चाहे आपका फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो। मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, अच्छा कोई भी किस क्षेत्र में उत्कृष्टता कैसे हासिल करेगा, तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 2019 में क्या आया, कोरोना आया। कोरोना आया, क्या थी, एक बीमारी थी, एक महामारी थी। किसी पर्सन ने तो उसकी वैक्सीन बनाई होगी, तो किसी पर्सन ने वैक्सीन बनाई, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लाइलाज जिसको कहा गया, ऐसा पेंडेमिक जिसको वर्ल्ड वाइड क्या हो रही थी, बहुत बड़े लेवल पे लोग मर रहे थे, किसी ने उसकी वैक्सीन बनाई। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आगे जाकर के उस पर्सन को क्या मिल सकता है, नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि उस पर्सन ने कितने बड़े लेवल पे लोगों की क्या बचाई है, जान बचाई है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी जिसका कोई अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं निकल सका है, उसमें अगर किसी ने कोई एक ऐसी वैक्सीन या ऐसी कोई दवाई बनाई, तो उसने वो किसका भला कर रहा है, वो पूरी मानवता का भला हो रहा है ना। तो ऐसे पर्सन को हमेशा क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये है नोबेल प्राइज का मीनिंग कि कब किसको मिलता है। अगर माइंड में आए कि हमें मिल सकता है, तो एक आम इंसान को नोबेल प्राइज नहीं मिलता, आम इंसान को कुछ नहीं मिलता है, ना नोबेल प्राइज मिल सकता है, ना इंडिया के रहने वाला तो इंडिया का कोई पुरस्कार मिल सकता है। जिसने वास्तव में अपने लिए, तो सब जीते हैं, हम भी जीते हैं, अपने लिए जी रहे हैं, सुबह से शाम तक किसके लिए भाग दौड़ करते हैं, तुम किसके लिए भाग रहे हो, अपनी जॉब के लिए, अपने पेरेंट्स की चाहत के लिए, मैं किसके लिए जा रही हूँ, अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन मैंने लोगों के लिए क्या किया, लोग किसको याद करते हैं, जब हम लोगों का कुछ करते हैं तभी अपने को याद करते हैं। हम किसी का काम कर लेते हैं तो लाइफ टाइम कोई ऐसा काम, अपनी ऐसी कोई हेल्प कर दे, तो वो लाइफ टाइम में याद करेगा। तो हमने अपने लिए किया, उसको कोई कोई नहीं जानता है। जिसने इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए जिसने काम किया, उसको सब याद करते हैं। तो ऐसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, जो हर एक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चाहे शांति हो, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी, हर एक क्षेत्र में दिया जाने वाला, उत्कृष्ट रूप से दिया जाने वाला, जिनके सम्मान के लिए दिया जाता है। अब क्या होता है, 1895 में इनकी स्थापना की, किसकी, नोबेल पुरस्कार की, और 1896 में रेमो यानी कि इटली के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। 63 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। 63 एज कोई ज्यादा नहीं होती है, बट इनकी डेथ हो जाती है। अब इन्होंने अपनी मानवता के लिए जो पुरस्कार की स्थापना की, 94% इन्हीं में स्थापित कर दी। इनकी इस प्रतिभा के रूप में अगर देखा जाए तो 355 पेटेंट होता है किसी चीज को टाइटल बनना, यानी कि 350 से ज्यादा इन्होंने क्या किए थे, आविष्कार किए थे। 90 से अधिक वर्ल्ड वाइड इन्होंने क्या करी थी, फैक्ट्रियां लगा दी थी, जो इनकी वेल्थ के रूप में, यानी कि विरासत के रूप में इनके पास थी। 1901 में क्या होता है, 1901 के अंदर सबसे पहले, अब 1896 में इनकी डेथ हो जाती है, 95 में इन्होंने ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दी। तो 1901 में क्या होता है, पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और पहले नोबेल पुरस्कार के साथ विज्ञान में, साहित्य में और शांति के क्षेत्र में देना स्टार्ट किया, जो आज तक की मानवता का क्या है, प्रतीक है। डन। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब ये क्यों, अब इसकी शुरुआत हुई वो हमने देखा कि 1895 में शुरुआत हुई, अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्टार्ट की। अपनी संपत्ति का हिस्सा 5 अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने दे दिया, और वो क्षेत्र कौन कौन से थे, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिनमें यह पुरस्कार दिया गया, तो सबसे पहले उन कैटेगरी में हम देखते हैं। आपका फर्स्ट कैटेगरी है आपकी शांति। शांति यानी पीस में, शांति में सबसे बड़ा अवार्ड, शांति के अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना गया है। कंपेरिजनली जो इनमें राशि दी जाती है, यानी कि जब देखते हैं कि क्या इसमें नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो एक पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट, एक इसके साथ कुछ राशि, इसको अमाउंट इसमें दिया जाता है। जैसे हम देखें इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, आपका भारत रत्न, पर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो भारत रत्न में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में क्या दी जाती है, राशि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपने जीवन का बहुत हिस्सा खर्च किया है। शांति के क्षेत्र का है, शांति के क्षेत्र को सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। क्यों माना जाता है शांति के क्षेत्र को, क्योंकि आप सोचिए,
आपने शांति, मतलब शांति वर्ड से आपको क्या माइंड में आ रहा है कि आपने वास्तव में मानवता के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे लोग आपको याद करें। मान लो आपने साहित्य पढ़ा, कोई आपके साहित्य को पढ़ करके बहुत खुश हो रहा है, अच्छा फील कर रहा है, तो आपने उस क्षेत्र में अच्छा काम किया। भौतिकी में मतलब आइंस्टीन आइंस्टीन है, जो आप आइंस्टीन को आप सब जानते हो, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क किया। उस फिजिक्स की बात करूं या आपकी बात करूं मैं चिकित्सा की, किसी मेडिसिन पे उन्होंने एक अच्छा काम किया, वैक्सीन बना दी। लेकिन उन सब के साथ जरूरी क्या है? शांति। अगर आप मेंटली पीस आपके पास है तो आप फिजिकली हार्डवर्क कर सकते हो, मेंटली पीस नहीं होगी तो आप फिजिकली काम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? शांति। शांति किस प्रकार की शांति? किस प्रकार की शांति? मान लो कोई पर्सन बहुत परेशान है, आपने उसकी हेल्प कर दे तो आपको कैसा सुकून मिला? मेंटल सुकून मिला। उस पर्सन ने आपको कोई पैसे थोड़ा ना दे दिए, नहीं दिए ना, आपको कैसा लगा? दिल से अच्छा लगा। तो शांति के पुरस्कार को उत्कृष्ट रूप से जो योगदान देता है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नॉर्वे की संसद। बाकी पुरस्कार कहां से जाते हैं? स्वीडन। स्वीडन के रहने वाले थे। कहां से? नोबेल का अल्फ्रेड नोबेल कहां के रहने वाले थे? स्वीडन से रहने वाले थे, इसलिए सारे के सारे पुरस्कार कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन से दिया जाते हैं। एकमात्र पुरस्कार है जो आपका नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की संसद, यानी कि एकमात्र पुरस्कार है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो से यह अवार्ड दिया जाता है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की संसद द्वारा जो चुनी गई समिति है उसके द्वारा दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उनमें आप देख सकते हो मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है और मार्टिन लूथर किंग। इन पर्संस को, इन बड़ी हस्तियों को, इन महान हस्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो ओस्लो से दिया जाता है। बाकी सारे पुरस्कार कहां से दिए जाएंगे? चाहे आपका फिजिक्स, अच्छा कैटेगरी भी आपके सामने है, जो 6 कैटेगरीज हैं, ये आपकी 6 नंबर की कैटेगरी, 6 कैटेगरीज हैं, यही है। 7वीं कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें पुरस्कार दिया जाता हो। 6 कैटेगरी यहाँ पे यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। और 6 कैटेगरी के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? 6 कैटेगरी के अलावा एक क्षेत्र के अंदर एक पर्सन को ही अवार्ड दिया जाता है, एक से अधिक भी दिया जा सकता है। मान लो 2 पर्सन हैं, जैसे आप दोनों ने मिलकर के कोई ऐसे एक नई चीज का इन्वेंशन कर दिया, आपने कोई नई चीज बना दी, तो आपके भी एफर्ट है, आपके भी एफर्ट है, दो के एफर्ट है, तो तुम दोनों को पुरस्कार मिल सकता है। राशि है वो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी। मान लो 3 ने मिलकर कर दिया, आपका सबसे ज्यादा रोल है तो आपको 50% मिल जाएगा, और इन दोनों का थोड़ा रोल है तो इनको 25% राशि मिल जाएगी। राशि का जो डिवाइडेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। अधिकतम साल में एक ही बार ये पुरस्कार दिया जाता है, और दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। उसी के साथ, क्योंकि 10 दिसंबर को ही किनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। इनकी अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर को इनकी डेथ हुई, तभी से पुरस्कार की स्टार्ट किया गया। एक और खास बात कि जिस क्षेत्र में दिया जाता है तो एक क्षेत्र में एक पर्सन को और अधिकतम 3 पर्सन को यह पुरस्कार दिया जाता है, उसके ज्यादा पर्सन को नहीं दिया जाता। जो कैटेगरी आपकी 6 ही पुरस्कार होते हैं। अगर 6 पर्सन है और एक में अगर किसी ने ज्यादा दे दिया, 2 या 3 पर्सन हुए, तो अधिकतम 3 पर्सन को यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अब इनको याद रखना, मदर टेरेसा को शांति मिल चुका, नेल्सन मंडेला को और मार्टिन लूथर किंग को। बात करें साहित्य की, तो साहित्य में जो आपके हैं तो स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। बाकी सारे पुरस्कार कहाँ से दिए जाएंगे? स्वीडिश यानी कि स्वीडन से, स्वीडन अकादमी वहीं से दिए जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की 1913 के अंदर इनको क्या दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि। इस गीतांजलि के वर्ल्ड वाइड ये क्या हो गए थे? फेमस हुए थे। इस गीतांजलि में इनको क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। यह विश्व की किसी भी भाषा में लिखने वाले लेखकों को दिया जा सकता है। कोई एक कोई एक पर्सन नहीं है जिसको ये पुरस्कार दिया जाए, कोई भी लैंग्वेज में। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे इन्होंने, इनकी लैंग्वेज थी क्या थी? हिंदी थी, इन्होंने हिंदी में पुरस्कार दिया। पर ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी पर्सन साहित्य लिखता है, जैसे राइट नाउ अगर बात करें तो 2024 का साहित्य का पुरस्कार पता है किसको मिला है? दक्षिणी कोरिया की लेखिका है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। उन लेखिका को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला 2024 को। 1930 के अंदर किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आप सब जानते हो। कौन है रविंद्रनाथ टैगोर? जिन्होंने जनगण की रचना की है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, वो भी किसका लिखा हुआ है?
रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है क्योंकि वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिन पर हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर जिसने महत्वपूर्ण खोज और सिद्धांतों पे कार्य किया है उनके, और आइंस्टीन आपके वो पर्सन है, आइंस्टीन से लेकर पीटर हिग्स तक इस डायरेक्शन में सबने क्या दिया है, पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम भौतिकी, सापेक्षता सिद्धांत, हिग्स बोगस जैसी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हैं, पुरस्कार हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके केमिस्ट्री रसायन की बात करूं तो रसायन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता गया। किनके द्वारा, मेरी क्यूरी के द्वारा। मेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी की फैमिली पूरी क्या थी, नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल विनर है सारे के सारे। मेरी क्यूरी ऐसी पर्सन है जिनके बारे में आपने अगर साइंस पढ़ करके आए हो आप 10th 11th 12th के अंदर, तो आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर मेरी क्यूरी वह पर्सन है जो आज तक में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं। इनके हस्बैंड भी नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, 2 पे इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी, दोनों में यह पुरस्कार जीता है। नैनो टेक्नोलॉजी और राइट नाउ जो रसायन विज्ञान और जैव रसायन है उसके क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो खोज और सिद्धांतों के रूप में देखा जाए तो पेनिसिलिन की खोज, डीएनए की संरचना और कोशिका विज्ञान जैसे बड़े जो रिसर्च हुए हैं उनमें यह पुरस्कार दिया गया है। मानव स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, अब आपको बताया था ना कि अगर कोई भी वैक्सीन बनती है तो मानव स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जिसने भी जिन शोधकर्ताओं ने अपना इंपॉर्टेंट योगदान जो दिया है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो ओनली इन 5 कैटेगरी में हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग कब हो गई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की, 1895 में। 1895 में स्टार्ट नहीं हुई थी, 1895 में तो स्थापना की थी। 1901 से क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था, क्या, अवार्ड देना, ये प्राइज देना स्टार्ट कर दिया था। डन। 1901 में क्या किया गया था, प्राइज देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक 1 ईयर के आफ्टर इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। सारा सब प्रोसीजर कैसे दिया जाए, किस क्षेत्र में दिया जाए, तो उन सबका कंक्लूजन निकालने के लिए 1901 में स्टार्ट किया गया था। 10th ऑफ दिसंबर, अक्टूबर में इनके नामों की घोषणा हो जाती है एवरी ईयर। अच्छा, बीच बीच में ऐसा भी टाइम पीरियड निकला है जब कोई नहीं हुआ, किसी युद्ध के दौरान ऐसी कोई कंडीशन बनी तब नहीं भी दिया गया नोबेल पुरस्कार। डन। कुछ साल बीच में ऐसा निकला जैसे 2024 में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो जिसको ये पुरस्कार देने के उसको उन क्राइटेरियाज के अंदर आए, नहीं आया तो 2024 को स्किप कर दिया जाएगा, 2025 में आएगा, लेकिन 2024 में तो दिया गया। ऐसे बीच में कई ऐसे साल निकले जिनमें नहीं भी दिया गया। स्टार्टिंग कब हुई थी, 1901 में हुई थी। 124 साल आपको इसके कंप्लीट होने को रखे हैं। आपकी बात करूं तो 1968 के अंदर अब तक 5 ही कैटेगरी में दिया जाने वाला अवार्ड 6th कैटेगरी में कब स्टार्ट हुआ, 1968 में स्टार्ट हुआ। और कहां पे स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक साइंस के रूप में स्टार्ट हुआ। स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको पता चल गया कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन थे, कहां से स्टार्टिंग करके और किस कैटेगरी के लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये आपके सामने ही है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या आती है, पुण्यतिथि आती है। उसी दिन क्या दिया जाता है, प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा और एक बड़ी धनराशि दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं धनराशि की, तो धनराशि कितनी दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी धनराशि दी जाती है, तो बड़ी धनराशि क्या दी जाती है, तो विजेता को क्या दिया जाता है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना क्या चीज है, यह है वहां की करेंसी है, कहाँ की, स्वीडन की करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, रुपया या रुपीज जिसको बोलते हैं हम, वो है। ऐसे ही स्वीडिश क्रोना लगभग इंडिया की बात करें तो 8.8 करोड़ रुपीस की राशि दी जाती है। साथ ही धीरे एक क्या दिया जाता है, 18 कैरेट सोने का नोबेल पदक दिया जाता है और एक विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एक डिप्लोमा दिया जाता है। ये 3 चीजें एक विजेता को दी जाती हैं। मैं इसी के साथ में अगर बात करूं तो 1901 में सबसे पहली बार जब दिया गया तो इस राशि में अब तक कई बार चेंजेस किए गए, क्योंकि स्टार्टिंग किसी भी चीज की होती है तो वो डाउन से होती है, फिर धीरे धीरे इसको क्या किया गया, इसकी राशि में बढ़ाया गया। हाँ, ये चाहे ध्यान रखना 76। अब बात करें हम इसी के साथ कि 2020 में इस राशि को बढ़ा करके 1 मिलियन कोरोना से भी अधिक कर दिया गया है। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है भाई, ये स्वीडन की क्या है, करेंसी है। तो एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका रेडी हो जाता है, तैयार कर सकते हो आप, इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि स्वीडन की जो करेंसी उसका नाम क्या है, कोरोना। तो ये कोरोना है जो सभी राशि के विजेताओं के लिए क्या होती है, समान होती है, चाहे कोई भी पुरस्कार बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कि अब आपको आपने टॉपिक पढ़ा तो टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। या तो आएगा वह क्वेश्चन जो 2024 के इसके विनर कौन थे, या तो क्या आएगा क्वेश्चन जो आपके 2024 के विनर कौन थे, किसे ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर ये नहीं आए तो क्या आएगा क्वेश्चन,
राशि में से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कितनी राशि है, क्योंकि अमाउंट का कभी क्वेश्चन आता नहीं है। जनरली अमाउंट का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। किस कैटेगरी में दिया गया है, क्या इन पर्सन्स को दिया गया है या नहीं दिया गया। पर्सन कैसे आता है हमेशा, क्वेश्चन कैसे आएगा, किन पर्सन्स को दिया गया तो उनके नाम आ जाए, या फिर किन फील्ड में, किस फील्ड में नहीं दिया जाता। इन्हीं के साथ देखो अपने को दे दिया हमने, इन कैटेगरीज की बात की, देखो आपके सामने ही है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे ये, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा और इकोनॉमी, यानी कि आर्थिक। इनमें से 3 ऑप्शन दे दिया, एक कला दे दिया, क्या दे दिया, कला, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ते हो ना, आर्ट के अंदर भी पुरस्कार दिए जाते हैं। एक कला दे दिया, तो आपको क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको ध्यान रखना। कैसे आ सकता है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, कला में नहीं दिया जाता। टॉपिक वह पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के बारे में ये जरूर आपको क्लियर रहे, इतनी क्लियरिटी आपको जरूर रहनी चाहिए कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या वाकई में वो जो क्वेश्चन है उसमें से आएगा कहां से, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट में बात करूं तो हम उनकी बात करेंगे जो इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ईयर आपको ध्यान होना चाहिए 1913। अब हिस्ट्री में से आ सकता है, पॉलिटिकल में बन के आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। स्टैटिक का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, अभी 1913 में मिला है। लेकिन क्या पता आपकी एग्जाम के आसपास इनकी कोई जयंती गई हो, या कोई इनके कोई नॉन, या कोई ऐसी, कोई इनकी कुछ ऐसी चीज बनाई गई हो कि ये करंट में रहे हो, और इनसे क्वेश्चन पूछना हो, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, किस लिए मिला। तो किस लिए मिला था इनको, इनकी जो क्या थी, गीतांजलि के लिए इनको ये मिला था। क्या है, टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के पहले क्या थे, गैर यूरोपीय थे, क्योंकि स्वीडन जो देश है कहाँ पे पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है स्वीडन जो देश है। दिया कहाँ से जाएगा, वहीं से अवार्ड दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये गैर यूरोपीय थे, क्योंकि यूरोप के अंदर दिया जाने वाला पहला अवार्ड था, और पर्सन कौन थे, भारत के थे, क्योंकि इंडिया कहीं पे भी पीछे नहीं रहा है, और आध्यात्मिक और गीतात्मक रूप से इन्होंने कविताओं का संग्रह लिखा। और उनकी जो सबसे बड़ी संग्रह, ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 8 साल की एज में कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था। पहली कविता इन्होंने 8 साल की एज में लिख दिया था। आज 8 साल के बच्चे को आप अगर पूछो तो वो बुक से पढ़ करके कविता बता सकता है। यानी कि साहित्य होता है, कला होती है, वो जन्मजाती हो जाती है, बनाई हुई चीजें कभी बन नहीं सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि आज मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना स्टार्ट कर दूं या डिजाइन बनाना, अगर मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है डिजाइन बनाने का, तो मैं आगे जाकर के बना सकती हूँ, लेकिन है नहीं फिर बनाऊं। तो यानी कि कला होती है वो पैदा होती है, पैदाइशी होती है। ठीक है, हाँ वंदना, बात करें नेक्स्ट की, तो ये आपका क्या है, टैगोर का काम क्या था, पूर्वी और पश्चिमी साहित्यिक परंपराओं को जोड़ने का था। अक्सर इनको किस नाम से जाना जाता था, गुरुदेव। हम बात कर रहे थे नोबेल प्राइज विनर की, तो ये आपके फर्स्ट पर्सन थे। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो आपके हैं सीवी रमन। सीवी रमन आपके कौन है, रमन फिजिक्स के अंदर कौन थे सीवी रमन। सीवी रमन वो पर्सन है जिनको किसके लिए दिया गया, रमन प्रभाव के लिए यह अवार्ड दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के वह विजेता हैं जिन्होंने रमन प्रभाव नामक घटना घटी। रमन प्रभाव घटना क्या थी, वो घटना ये थी जो पारदर्शी पदार्थ से गुजरते समय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में होने वाले परिवर्तन को समझाता है। रमन प्रभाव के बारे में आपने पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा, साइंस में, साइंस की क्लास होती बताया होगा सर ने। क्या होता है कि रमन प्रभाव, इनके नाम पर ही इस घटना का नाम रख देता है, क्योंकि इन्होंने इस चीज की खोज की थी, पारदर्शी पदार्थ से गुजरते समय जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो किस प्रकार से चेंज होती है। ये क्या थी, रमन प्रभाव घटना थी। अब ये रमन प्रभाव घटना थी इसी के लिए, और इनकी खोज थी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। तो 1930 के अंदर इनको क्या मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इंडियन थे। अब एक एक पर्सन हम उन्हीं की बात करेंगे जो इंडियन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन, ये आपके थे किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, हरगोविंद खुराना। कब मिला इनको, 1968 में मिला। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, चिकित्सा या बायोलॉजी या जीव विज्ञान आप इसको बोल सकते हो। चिकित्सा के अंदर इन्होंने क्या काम किया, इनका काम तो था आनुवंशिक कोड और कैसे प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इन्होंने खुराना साहब ने बताया कि कैसे आनुवंशिक कोड प्रोटीन संश्लेषण और यह कैसे प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसे समझने के लिए उनके इस कार्य के लिए इनको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया था। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना अधिकांश समय काम कहाँ पे किया था, यूएसए में किया था। और थे कहाँ के, भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के थे, लेकिन रहकर के काम कहाँ पे किया, यूएसए में किया। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब पंजाब जो राइट नाउ कहाँ पे है, पार्टीशन के बाद
एक पंजाब पाकिस्तान में, एक पंजाब इंडिया में। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे इनका जन्म हुआ, रायपुर में जन्मे थे। इनका यही काम आगे जाकर के अभी जो हम आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जो पढ़ते हैं उनमें इनका काम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इन वजह से इनको 1968 में योगदान दिया गया था। नेक्स्ट बात करें, जिन पर्सन्स को आप देख रहे हो उनको दुनिया में किसी नाम की या किसी फोटो की पहचान की जरूरत नहीं है। अल्बानियाई मूल की रहने वाली मदर टेरेसा, जो बच्चा बच्चा जिस मदर टेरेसा को जानता है, एक नर्स के रूप में इन्होंने भारत में रह करके बहुत काम किया। ये थी कहाँ की? अल्बानियाई मूल की थी, इंडिया की नहीं थी। लेकिन हम उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। हमारा टॉपिक क्या था, ऊपर पॉइंट क्या था, हेडिंग क्या था? नोबेल पुरस्कार विजेता। लेकिन ये अल्बानियाई की थी, रहने वाली कहाँ की थी? अल्बानियाई की। लेकिन उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ जीवन कहाँ पर दिया? इंडिया में मानवता के लिए काम किया। और कहाँ पे किया? इंडिया में, कोलकाता के अंदर गरीबों और बीमारों की सेवा करने के लिए। अब ऐसे पर्सन को याद किया जाता है जिन्होंने हम अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अपनी हालत खराब हो जाती है, तो इन्होंने तो किसका काम किया? गरीबों का। कोलकाता के अंदर रह करके गरीबों और बीमारियों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनकी एक चैरिटी थी जिनका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था बनाई। ये क्योंकि एक रोमन कैथोलिक धार्मिक महिला थी, इन्होंने एक रोमन कैथोलिक धार्मिक संगठन की भी स्थापना की जो कुष्ठ रोग जानते हो ना, क्षय, टीबी, HIV, एड्स से पीड़ित लोगों के लिए क्या किया था? आश्रय चलाता है। उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की और मानवीय कार्यों के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। इतनी बड़ी एक नर्स के रूप में रहने वाली एक पर्सन जिन्होंने मानवता के लिए इतना बड़ा काम किया। कहते हैं ना कि बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा काम दिखता नहीं है, लेकिन आज दुनिया में उस चीज की पहचान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने अपने जीवन के लिए जो किया है वो कहीं ना कहीं से जरूर निकल के आता है। इनको मदर टेरेसा जो एक नर्स हैं, हजारों नर्स, हजारों के लाखों में नर्स हैं, लेकिन उन पर्सन को हमेशा याद किया जाता है जिन्होंने वाकई में देश के लिए या इन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया है। नेक्स्ट में बात करूं तो सुब्रमण्यम कौन थे? चंद्रशेखर थे। दिखने में साइंटिस्ट हमेशा सुगले सागले से होते हैं, दिखेंगे गंदे से, लेकिन काम ऐसा करके जाएंगे जिनको क्या है? नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो चंद्रशेखर कौन थे? जो तारों की संरचना कैसे बनती है, कैसे उनका डेवलपमेंट है, उनके सैद्धांतिक कार्य, वो विशेष रूप से चंद्रशेखर को क्या दिया गया था? इस अवार्ड से नवाजा गया था। साथ में बताते हैं कि ये सीमा बताती है, इनकी जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इनकी ये बताते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का क्या किया था? जैसे रमन प्रभाव था ना, रमन प्रभाव घटना थी, ऐसे इनके नाम पे क्या बना देती है? एक चंद्रशेखर सीमा बनाई जाती है, जिसकी बाउंड्री इसकी इन्होंने स्थापना की थी, संरचना का निर्माण इन्होंने किया था, उसका नाम है चंद्रशेखर सीमा। ये क्या है चंद्रशेखर सीमा? चंद्रशेखर सीमा वो है जिसमें क्या किया जाता है? यह सीमा बताते हैं कि एक श्वेत पृष्ठ तारा अपने से अधिक जो उसका मास होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है किसका? तारे का, वो सहन नहीं कर सकता और वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन तारा है, ब्लैक होल में रह जाता है। तो ये आपका क्या है? ब्लैक होल में रह जाता है। तो सुब्रमण्यम उनको 1983 में भौतिकी का पुरस्कार मिला। और नेक्स्ट में बात करूं आपके कौन? अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन कौन थे? अमर्त्य सेन कौन थे? जिनको इकोनॉमी में, क्योंकि चूंकि कब स्टार्ट किया गया था? 1968 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1968 में। 1968 में स्टार्ट करने वाले इस पुरस्कार को इंडिया के पर्सन को कब मिला? आर्थिक विज्ञान में किसको कब मिला? 1998 में। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इनको किस क्षेत्र में मिला? इकोनॉमी में मिला। काम क्या था इनका? इन्होंने सामाजिक चयन सिद्धांत और गरीबी और अकाल, इन सब पर क्या क्या काम किया। क्योंकि इकोनॉमी का जो अवार्ड दिया जाएगा वो इकोनॉमिक रिलेटेड काम करेंगे तभी दिया जाएगा। समाज में न्याय चयन का जो सिद्धांत था, गरीबी, अकाल, किस प्रकार से हम चीजों को दूर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आता था, आप देखते हो कैसे उन असमानताओं को कम किया जाए और खाद्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिसको यह अवार्ड दिया गया। अब की बार आर्थिक का किसको दिया गया है? 2024 का किसको दिया गया अवार्ड? MS स्वामीनाथन को दिया गया है। हम बात करेंगे आगे कि कैसे दिया गया। तो इनमें किनको दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। सेन के विचार थे वो आर्थिक नीतियों को क्या किया? इन्होंने प्रभावित किया। बात करें नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर किनको दिया गया था? रसायन विज्ञान में किसको दिया गया था? 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन। ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने या तो इंडिया से वास्ता रखा है या इंडिया में पैदा हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इनको राइबोसोम, पढ़ते हो राइबोसोम के बारे में? कोशिका संरचना, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जो आणविक मशीन है उसकी संरचना और कार्य पर
उनके लिए पुरस्कार, इनको उनकी स्टडी पर इनको पुरस्कार दिया गया था। उनके शोध ने बताया कि कैसे एंटीबायोटिक्स द्वारा राइबोसोम को लक्षित किया जाता है, अलग किया जाता है। इस सब के बारे में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो वेंकट रमन रामकृष्णन वो पर्सन है जिन्होंने केमिस्ट्री में सब काम किया, तो इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया 2009 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिन्होंने शांति का पुरस्कार मिला है, इन्हीं के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थी जिनको भी ये अवार्ड दिया गया था। आप ही के जैसे एक छोटी बच्ची थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी हैं, इंडिया के रहने वाले हैं और 14 यानी कि लास्ट 10 ईयर के अंदर इन्होंने शांति के रूप में इनको यह पुरस्कार मिला था। इनका जो काम था वो क्या था, बाल श्रम के लिए इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। सत्यार्थी एक ऐसे कार्यकर्ता थे, अब कार्यकर्ता कोई बड़े पद को ही नहीं दिया जाता है। ये देखो किस किस पर्सन को दिया है, हम हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं इनकी, ताकि हमें पता चले कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो कैसे पर्सन को दिया जाता है। एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किसके लिए खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपना पूरा जीवन इन्होंने वकालत की, बच्चों के अधिकारों के लिए वकालत की कि हाँ मुझे किस प्रकार से बच्चों को बाल श्रम, पहले आप देखो बाल श्रम अधिनियम जब से बना है, एक्ट जब से बना, जब से बच्चों को काम कराना तब जाकर के बंद हुआ है। नहीं तो इतने छोटे छोटे बच्चों को होटलों पे बर्तन वॉश कराते रहते थे, कुछ भी उनको जितना भी काम मिलता था गरीब के बच्चों से क्या कराते थे, काम कराते थे। इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी और बाल श्रम के खिलाफ क्या किया, एक्ट बनवाया। बाल श्रम के खिलाफ इन्होंने जीवन लड़ा और बच्चों के अधिकारों के लिए क्या, वकालत लड़ी। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई, नाम सुना होगा मलाला यूसुफजई का, नाम नहीं सुना तो मैं हिस्ट्री बताती हूँ। उनको भी क्या किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दोनों को साथ में दिया गया था। 2014 में किसको दिया गया था, मलाला यूसुफजई को, और इंडिया की कौन थे, कैलाश सत्यार्थी थे दोनों। इन्होंने, ये मलाला यूसुफजई कौन थी, इन्होंने बच्चों की शिक्षा और स्वतंत्रता प्रदान के लिए क्या किया था, प्रयास किया था। मलाला यूसुफजई एक 17 साल की लड़की है जो स्कूल जाती है, पाकिस्तान की रहने वाली लड़की। अब पाकिस्तान में तालिबान का इतना ज्यादा आतंक है कि तालिबानी क्या करते थे, उन एक्चुअली जब मलाला यूसुफजई, उनके फादर का स्कूल था, तालिबानी स्कूल जाने के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए, पाकिस्तान आप जानते हो पाकिस्तान अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो बच्चों की शिक्षा के लिए बिल्कुल ही क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन के इनके क्या होते हैं, पक्के होते हैं। अब ये मलाला यूसुफजई अपनी स्कूल में जा रही थी, जैसे जैसे क्या कर रहे थे, तालिबानी स्कूल्स बंद करवा दिए, फिर भी इन्होंने अपनी जिद पर अड़ी रह करके ये बस में स्कूल में जा रही थी। और जब इनको लगी थी अप्रोक्सीमेट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2010 या 2012 में 1997 का इनका शायद जन्म है, 12 जुलाई 1997 का इनका जन्म है, 12 जुलाई 1997 का इनका जन्म है। 2012 में आप देखो कितनी साल की होंगी ये, मात्र 15-16 साल की होंगी। और 2014 में इनको क्या मिल गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया था। जब ये स्कूल जा रही होती हैं और तालिबानी बस के अंदर घुस करके इनको शूट कर जाते हैं। जब शूट करके जाते हैं तो राइट साइड का जो ब्रेन का हिस्सा है उसके पास से निकलती है गोली, इसमें से निकल जाती है और ये हिस्सा क्या हो जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है। जैसे तैसे करके इनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और यूरोप में जाकर के इनका क्या होता है, इलाज होता है। उस हॉस्पिटल में भी ये तालिबानियों से नहीं डरी, उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आप कभी भी बच्चों की शिक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते। इनके इन विचारों से एक 17 साल की बच्ची जिसको समझ भी सही से नहीं होती है, उस बच्ची के ये विचार सुनकर के वर्ल्ड वाइड डिसाइड किया गया कि इन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी है, इन्होंने उन बच्चों की शिक्षा के लिए और उनको स्वतंत्र रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी है और उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे यंगेस्ट पर्सन है, क्योंकि 17 साल की सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार हमने जितने भी लोगों के देखी, आपने देखे होंगे, सबके सफेद बाल हो रखे थे, यानी कि अपने जीवन का सारा समय इन्होंने किसमें, उन शोध, उन रिसर्च, उन मानवता के काम करने में अपना जीवन दे दिया था। बट इन्होंने अब काम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना, 17 साल की एज में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, जितने में तो अल्फ्रेड नोबेल ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो भी कभी कोई ऐसा पुरस्कार बनाएंगे। 17 साल की एज में तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने भी, कि उन्होंने कोई ऐसे पुरस्कार की स्थापना करेंगे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक साल लास्ट पहले उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। इतना बड़ा प्राइज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज, 17 साल की एज में मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो भी सबसे बड़ा पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो क्लियर है कि इन्होंने साझा किया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था। और कैलाश सत्यार्थी को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे, बाल श्रम, जिन्होंने बाल श्रम यानी कि छोटे बच्चों से भी काम, एक एज में से भी छोटे बच्चों से काम करवाने के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूं तो अभिजीत बनर्जी हैं जिनको 2019 में दिया गया था, उसके आफ्टर हम डायरेक्ट 2024 पे बात करेंगे। अभिजीत बनर्जी हैं आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स के अंदर दिए जाने वाले
एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ इन्होंने वैश्विक गरीबी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन तो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट कैसे कम किया जाए, उनके इन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। उसके आफ्टर में बात करूं तो नवीन क्षेत्र में इन्होंने प्रयोग किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नई नीतियों के बारे में इनको क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। अल्टीमेटली आपको क्या चीजें क्लियर हुई कि हमने हिस्ट्री देखी, हमने उन पर्सन्स को देखा जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया से क्या करते हैं, इन्होंने इंडिया में योगदान दिया है। आपने देखा एक भी पर्सन की फोटो से क्या लग रहा है, सबके सब सारे क्या हैं, एज पर्सन है, चाहे मदर टेरेसा हो, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या है, पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। उससे पहले ये पुरस्कार जब स्टार्ट की गई थी तब ये पुरस्कार में मरणोपरांत ऐड नहीं थे कि मरने के बाद भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ये नहीं था। लेकिन उसके बाद डिसाइड किया गया कि जब इंसान मर ही जाता है उसके बाद अब आप देखते नहीं हो, जैसे पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है 26 जनवरी पे, 25 जनवरी को घोषणा की गई और सबको अवार्ड दिए गए 25 जनवरी को। देखा आपने, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, कितने सारे पर्सन ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ मरणोपरांत होते हैं। मरणोपरांत का क्या मतलब है, मरणोपरांत पर्सन को क्या देने का क्या लॉजिक निकलता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के सारे संघर्ष निकाल करके, मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि अक्टूबर में घोषणा कर दी और दिए कब जाएंगे, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, इसी बीच अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो भी उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो मरणोपरांत की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने देखा इस प्रकार से टॉपिक को कि ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पर्सन्स थे, ये ऐसे नहीं थे कि भारत में ही जन्मे थे, मेंशन है कि ऐसा नहीं था कि पर्सन्स किस में थे, इंडिया में जन्मे थे, लेकिन उनका इंडिया से घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि मदर टेरेसा जो अल्बानियाई मूल की थी, फिर भी उन्होंने कलकत्ता में रहकर के इतना बड़ा लेवल पे काम किया, तो उनको यह पुरस्कार दिया गया। एंड लास्ट वन टॉपिक आपका बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो एक एक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन कर गया तो पीछे से अगर उसका भाई पेपर सेटर का मन कर गया कि पीछे से उठाकर क्वेश्चन दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनमें से क्वेश्चन आना डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और आने वाले मार्च अप्रैल के एग्जाम तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है और अपने आप में एक टफ टॉपिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके जो नेम होते हैं वो नेम कैसे होते हैं, थोड़े से टिपिकल नेम ही होते हैं। बात करूं मैं अगर तो 2024 के जो पुरस्कार हैं, रिंकू 2024 के जो पुरस्कार है उनमें चिकित्सा का पुरस्कार किसको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवनवन। माइक्रो आरएनए की स्थापना की इन्होंने, माइक्रो आरएनए की क्या की इन्होंने, क्रांतिकारी खोज की है। अब देखो यहाँ तो इतने बड़े लेवल पे खोजें चल रही हैं और हम बीच में अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करें तो वो अपने लिए सही नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये क्या किया इन्होंने, जो विक्टर एब्रोस थे और गेरी रूवनवन थे, इन्होंने क्या किया था, जीन नियम की समझ में एक महत्वपूर्ण काम किया, और वो किसके रूप में साबित हुआ, मील के पत्थर के रूप में साबित हुआ। और जो किसके लिए जाना जाता है, जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का क्या कर सकते हैं, इलाज किया जा सकता है, नए मार्ग खोले। भौतिकी की बात करूं तो जॉन पे होफिल्ड और जेफरी इंटन। अब मैं आज जितने भी आपको बता रही हूँ ना, कल मैं आते सबसे पहले ये पूछूंगी कि 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। पूरा टॉपिक छोड़ो, बट आते सबसे पहले यही टेस्ट होगा आपका, इन पुरस्कार विजेताओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। अब जो ट्रिक बनानी है वो आपका काम है, आप ट्रिक बनाते हो या क्या करते हो, ट्रिक बना लेना वंदना, कोई दिक्कत नहीं है, बना के दूं क्या ट्रिक, बना लोगे ना, वेरी गुड। होप किसको है फिजिक्स के अंदर, न्यूटन, तो न्यूटन से याद रख सकते हो, न्यूटन से होप किसको है, फिजिक्स से होप है, ट्रिक बना सकते हो ना। हिंटन तो समझ जाओ, थोड़ा सा कहीं ना रिलेट कर लो, न्यूटन वर्ड याद रह जाता है, न्यूटन के नियम तो हमने बहुत बार पढ़े हैं। तो न्यूटन को किस फील्ड में होप है, फिजिक्स फील्ड में किससे होप है, न्यूटन से ही होप है। तो ऐसे कुछ ट्रिक, ऐसी ट्रिक बनाना जिनसे आप याद कर सको। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, जो आज के दिन सब जगह चल रही है, उसके अंदर एक क्रांतिकारी योगदान किया है। न्यूरल नेटवर्क मॉडल की स्थापना की है, उसमें एआई की नींव रखी है इन्होंने। केमिस्ट्री में बात करूं तो डेविड बेकर हैं, कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन में इन्होंने नया काम स्टार्ट किया और जैव प्रौद्योगिकी में एक नया अध्याय लिखा है। बेकर साहब को क्या पसंद है, प्रोटीन खाना पसंद है। इसमें क्या है, बेकर साहब हैं जिन्होंने किसमें काम किया है, प्रोटीन डिजाइन में काम किया है, प्रोटीन की संरचना का निर्माण किया। तो किसको पसंद है प्रोटीन, किसको पसंद है, डेविड बेकर साहब को। तो बेकर साहब को तो अपना प्रोटीन लेना पसंद है, कुछ ऐसी ट्रिक बना लेना अपने अकॉर्डिंग। साहित्य की बात करूं तो हांगकांग की लेखनी यानी कि दक्षिणी कोरिया की पहली महिला लेखिका हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है साहित्य के रूप में। इन्होंने बहुत अलग अलग भाषाओं में क्या किया है, यह
साहित्य लिखा है और इन्होंने ऐसा साहित्य लिखा जिसमें जो ऑडियंस है या पाठकों के हृदय को छू लेने वाला साहित्य लिखा है कहाँ की? दक्षिणी कोरिया की पहली महिला लेखिका है। नेक्स्ट मैं बात करूं शांति की, तो शांति में आप देख सकते हो, शांति के अंदर मैं बात करूं तो शांति में किसको मिला है? निहान हिदानको। निहान हिदानको एक ग्रुप है, एक संस्था है, कहाँ की? जापान की। कहाँ की संस्था है? जापान की एक संस्था है, जिनमें क्या था? परमाणु निष्क्रियण के लिए, यानी कि परमाणु के अंदर परमाणु, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें बचे हुए लोगों की एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है निहोन हिदानको। देखो थोड़े से हर एक नाम आपको डिफिकल्ट मिलेगा इसमें, और टिपिकल नाम है इसके, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार है, इंडिया का नहीं है। कि अपने नाम तो क्या, इंडिया के नाम तो क्या होते हैं? इजी होते हैं। फिर भी आप जाओ साउथ की तरफ, आपको नाम थोड़े अजीब ही मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया के इजी नाम मिलते हैं। अब ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे इजी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब इन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी मेहनत की तब उनको पुरस्कार मिला है, तो हमें तो कितनी सी मेहनत करनी है, इनके नामों की ट्रिक बनाने की मेहनत करनी है, और हम इनको एग्जाम में करके आ जाएं, उसके बाद अपनी तरफ से किसी को दो और किसी को नहीं दो। 2024 की हो चाहे 2023 के हो, अपने को नहीं मतलब है। तो कौन था ये ग्रुप? था निहान हिदानको, कहाँ का? जापान का, जिन्होंने क्या किया है? विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक विज्ञान की बात करूं तो एस मोगलू और जॉनसन और रॉबिन्सन, इन 3 पर्सन हैं जिन्होंने क्या किया? एक संस्था राष्ट्रों की समृद्धि को प्रभावित करने के लिए वैश्विक विकास की जो नीति है उनको एक नई डायरेक्शन दी है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है उनके बारे में देखा। हिस्ट्री पढ़ी, किस कैटेगरी में दी जाए, इन सबके बारे में पढ़ करके हमने एक बहुत अच्छा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज टॉपिक को हमने कवर किया है। अब ज्यादा ये क्लास एवरीडे प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से एवरीडे आपको 4 o'clock एक करंट अफेयर का टॉपिक आपको एवरीडे मिलेगा। कोई भी क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले सब लोग, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए हम जितने भी टॉपिक अभी कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं? करंट अफेयर के करें, और करंट अफेयर के भी वो सिलेक्टेड टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस आना अनिवार्य है। जैसे हिंदी और इंग्लिश क्या होते हैं? अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे ये टॉपिक भी क्या है? कंपलसरी वाले हैं, इनमें से क्वेश्चंस आने ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ करते हैं क्लास कंप्लीट। ओके, थैंक यू।